आज के करंट अफेयर्स के सेशन में अगस्त दूसरे सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित 25 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इस 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में इजी, मॉडरेट और टफ प्रश्नों को शामिल किया गया है। साथ ही हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि यह कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करता है। नहीं, ये तो गलत है। ऑप्शन बी है कि यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करता है, तो ये सही है। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सी है कि यह केवल वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग एक बात को नोटिस कीजिएगा कि जिस भी स्टेटमेंट में केवल वर्ड आ जाता है वह स्टेटमेंट का मतलब 90% पॉसिबिलिटी होता है कि वह गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमारा ऑप्शन जो है गलत हो गया। फिर ऑप्शन डी है कि यह केवल आयकर अधिनियम 2026 में संशोधन करता है, तो यहाँ भी ओनली वर्ड है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 है, यह लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया, उसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया। ठीक है, और इसको संसद से अभी पारित कर दिया गया है। यहाँ तक इसका करंट अपडेट है और प्रेसिडेंट के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है। ठीक है, और यह जो विधेयक है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करता है। और यह जो विधेयक है आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 का स्थान लेगा। तो इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तन्वी शर्मा ने निम्नलिखित में से कौन सा खिताब जीता है। ऑप्शन ए है इंडिया ओपन सुपर महिला एकल खिताब, ऑप्शन बी है ताइपे ओपन सुपर महिला एकल खिताब, ऑप्शन सी है थाईलैंड ओपन सुपर महिला एकल खिताब, या ऑप्शन डी है जापान ओपन सुपर एकल महिला खिताब। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ताइपे ओपन सुपर महिला एकल खिताब जीता है तन्वी शर्मा ने। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तन्वी शर्मा एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, इसको याद रखेंगे। और तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीता है और यह तन्वी का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब है। और वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। ठीक है, तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि 24वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद करेगा, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। और स्टेटमेंट सेकंड है कि भारत ने पिछली बार 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ग्लासगो खेलों में भारत ने पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर हमारे सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो जो 24वां राष्ट्रमंडल खेल है कॉमनवेल्थ गेम्स है, वो 2030 में अहमदाबाद में होगा। और भारत ने पिछली बार वर्ष 2010 में नई दिल्ली में 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। और जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हुआ है, इसका आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। ठीक है, और यहाँ पर पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया और भारत ने 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ चौथे स्थान पर रहा। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है यहाँ पर कि अग्नि 4 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यह एक क्रूज मिसाइल है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, यह एक क्रूज मिसाइल नहीं है, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि गलत स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है। तो जो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है, भारत की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, IRBM है, यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो मिसाइल है भारत के न्यूनतम विश्वसनीय निवारक यानी मिनिमम क्रेडिटेबल डिटरेंस नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका रेंज है लगभग 3500 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर तक इसका रेंज को ध्यान रखेंगे। और इसमें जो हम 1000 किलोग्राम का हथियार मतलब पेलोड कर सकते हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है यहाँ पर कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 7 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो भारत में हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है और पहला नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में मनाया गया था। और इस दिन को चुनने का ऐतिहासिक कारण क्या है, हिस्टोरिकल कॉज क्या है, तो वो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो उसी स्वदेशी आंदोलन के उपलक्ष्य में नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। और जो नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर इस बार देश के समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि वर्ष 2025 के हथकरघा पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए है कि कुल 15 पुरस्कार प्रदान किए गए, ऑप्शन बी है कुल 22 पुरस्कार प्रदान किए गए, ऑप्शन सी है कुल 25 पुरस्कार प्रदान किए गए, ऑप्शन डी है कुल 30 पुरस्कार प्रदान किए गए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कुल 22 पुरस्कार प्रदान किए गए, ठीक है। तो जो यहाँ पर वर्ष 2025 के लिए 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार सहित कुल 22 पुरस्कार बुनकरों को उनकी शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में उनके योगदान के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत की ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता 300 गीगावाट को पार कर गई है। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर अगला स्टेटमेंट है कि 2030 तक भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता प्राप्त करना है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर यहाँ पर है कि कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारत के गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है और 31 जुलाई को हासिल किया। ये 300 गीगावाट का आंकड़ा कब मतलब हासिल किया गया, तो इसी साल 31 जुलाई को हासिल किया गया। और वर्ष 2030 तक कितना निर्धारित है, 500 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये जो 300 गीगावाट अभी हासिल हुआ है, ये 500 का लगभग 60% से अधिक होता है और देश की कुल
स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी कितनी हो गई है? 54% से अधिक हो गई है। और सौर ऊर्जा है अभी प्रमुख विकास इंजन बना हुआ है और जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। तो सौर ऊर्जा की अभी क्षमता कितनी है? 165 गीगावाट है। और 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग मार्क करके रखेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर क्या है कि इसे फरवरी 2024 में शुरू किया गया या इसे फरवरी 2022 में शुरू किया गया या इसका संबंध केवल पवन ऊर्जा से है, ये तो गलत है। और इसका संचालन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा और ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। तो जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इसे फरवरी 2024 में शुरू किया गया था। और जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है यह केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसे फरवरी 2024 में घोषित किया गया था। और इस योजना का जो ऑब्जेक्टिव है देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल यानी रूफटॉप सोलर लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। और इस योजना को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो जिसमें ये मतलब सब्सिडी का अलग अलग रेंज है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसमें अगर आपके छत के ऊपर 1 किलोवाट प्रणाली लगता है तो आपको 30,000 रुपये का सब्सिडी मिलेगा। 2 किलोवाट पे आपको 60,000 का सब्सिडी मिलेगा और 3 किलोवाट या उससे अधिक का प्रणाली अगर आप अपने छत पे लगाते हैं तो आपको अधिकतम 78,000 रुपये की जो सब्सिडी है वो भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली मेट्रो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि दिल्ली मेट्रो में 99.95 समयबद्धता दर्ज की है। वर्तमान नेटवर्क में 12 लाइनें और 303 स्टेशन हैं। और कथन 3 है कि यह भारत का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। तो जो डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, उसने ट्रेन परिचालन की समयबद्धता और विश्वसनीयता के मामले में हांगकांग, पेरिस, न्यूयॉर्क जैसी विश्व की प्रमुख मेट्रो प्रणालियों के बीच खुद को सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली के रूप में स्थापित किया है, एस्टैब्लिश किया है। और जो डीएमआरसी ने वर्तमान वर्ष में दिल्ली मेट्रो ने 99.95% समयबद्धता दर्ज की है। और दिल्ली मेट्रो के करीब 23 वर्षों के परिचालन के दौरान नेटवर्क के लगातार विस्तार के बावजूद उच्च परिचालन दक्षता कायम रही। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि भारत अमेरिका संयुक्त ईओडी अभ्यास 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन ए है कि यह भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना के बीच आयोजित हुआ। कथन बी है कि यह भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच आयोजित हुआ। और कथन सी है कि यह भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच आयोजित हुआ। और कथन डी है कि यह भारतीय तटरक्षक और अमेरिकी नौसेना के बीच आयोजित हुआ। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच आयोजित हुआ। कौन सा अभ्यास? भारत अमेरिका संयुक्त ईओडी अभ्यास 2026। और यह जो संयुक्त एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल यानी ईओडी अभ्यास 2026 है, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का संयुक्त एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजेबल ईओडी अभ्यास 2026 कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चला, ठीक है। और इन दोनों नौसेनाओं का यह विशिष्ट द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास का 8वां संस्करण है। और इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनता को बढ़ावा और पेशेवर सहयोग को सशक्त बनाना है। तो इस ईओडी अभ्यास 2026 को ध्यान रखेंगे कि किसके किसके बीच हुआ?
हुआ? तो भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच हुआ। और यह कौन सा संस्करण था? तो 8वां संस्करण था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि अधिकरण सुधार विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि इसमें राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसका उद्देश्य अधिकरणों की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाना है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और यह केवल उच्च न्यायालयों के प्रशासन से संबंधित है। तो यहाँ पर केवल वर्ड देखकर आप अश्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमारे कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं अधिकरण सुधार विधेयक 2026 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित हो गया है और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अभी न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल हैं, ने इसे लोकसभा में पेश किया था। ठीक है, और इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। और इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की प्रस्तावित स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो ये 13 नंबर प्रश्न है। तो इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसका उद्देश्य अधिकरण प्रणाली में स्वतंत्रता और एकरूपता को बढ़ाना है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। और इसका गठन वित्त अधिनियम 2026 के तहत किया गया है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट डी है कि इसका संबंध अधिकरण प्रणाली में सुधार से है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? यहाँ पे 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है हमसे? इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो है सी, इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जो राष्ट्रीय अधिकरण आयोग है, यह अधिकरण सुधार विधेयक 2026 में इसको मतलब लाया गया है और राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की बात कही गई है। इसको स्थापित किया जाएगा जिसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाएगा। तो ये है इसका प्रोविजन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि ब्रिक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन 1 है कि 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक भुवनेश्वर में हुई। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्रिक्स संस्कृति ट्रैक 2026 भोपाल में आयोजित हुआ। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि पहले ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी भारत गोवा में करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। जो गोवा में नहीं होगा, ये कहाँ होगा? मुंबई में होगा। ये मतलब हर बार जो ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल है वो गोवा में आयोजित मतलब होता आया है और इस बार भी हो रहा है। लेकिन वर्ष 2027 में इसकी जो मेजबानी करेगा वो मुंबई करेगा और पहली बार करेगा। तो यहाँ पर हमारे कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? यहाँ पर 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 और 2। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल स्टेटमेंट 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट है। चलिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी है भारत अगले वर्ष 2027 में मुंबई में करेगा। और इसकी घोषणा ब्रिक्स वेब्स बाजार के दौरान की गई और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार सहित कई संस्थानों ने ब्राज़ील, रूस और वियतनाम जैसे देशों के सहयोगी संस्थानों के साथ इसके लिए समझौता किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि हर घर तिरंगा अभियान 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कथन यानी ऑप्शन ए है कि यह अभियान पहली बार 2020 में शुरू किया गया। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत है।
ठीक है। और स्टेटमेंट बी है कि यह अभियान पहली बार 2021 में शुरू किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है और ये गलत है, ये भी गलत है। और ऑप्शन सी है कि यह अभियान पहली बार 2022 में शुरू किया गया था, तो ये करेक्ट है हमारा। और यह अभियान पहली बार 2023 में शुरू किया गया था, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि यह जो हर घर तिरंगा अभियान है पहली बार 2022 में शुरू किया गया था, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप लोग मार्क कर लीजिए कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है के साथ हर घर तिरंगा अभियान 8 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। हर घर तिरंगा अभियान 8 अगस्त को शुरू हुआ है और यह 17 अगस्त तक चलेगा। और इस अभियान का उद्देश्य, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। और यह अभियान 2022 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है। और इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगा। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। यह रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होगा और सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। तो जो सूर्य पथ तिरंगा अभियान है यह कहाँ से शुरू होगा, फिजी से शुरू होगा और कहाँ समाप्त होगा, तो सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। तो इन सभी परीक्षोपयोगी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि 1.25 करोड़ से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट 2 है कि 1 करोड़ से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 है कि लगभग 2 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। भाई अभी 1 करोड़ बना ही है तो 2 करोड़ कहाँ से आवंटित हो जाएगा, तो ये तो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। इसीलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को चलने से पहले इसको थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो अभी इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है, इसके अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 25 लाख से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है और इनमें से 1 करोड़ से ज़्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। और इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। और नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक हुई थी और जिसमें आवासन और शहरी कार्य सचिव कौन है, सत्येंद्र सिंह हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और इस दूसरे चरण की पीएम आवास योजना यानी शहरी की प्रगति की समीक्षा की गई। और इस बैठक में 16 राज्यों और केंद्र शासित यूटीज में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से अधिक मकानों को भी मंजूरी दी गई। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट ए है कि जेम ने अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया, ये तो गलत है। और जेम ने अपना 8वां, ये भी गलत है। और जेम ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। या जेम ने अपना 15, ये तो गलत है। तो ये 3 यहाँ पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं और यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आखिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम क्या है। तो जेम जो है उसको 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था और यह किसके अंडर में आता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। सरकारी ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम तथा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यह एक ऑनलाइन पोर्टल है। यानी किस तरह का पोर्टल है, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इसका उपयोग केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयूज और स्वायत्त निकायों द्वारा यानी गुड्स और सेवाओं के सर्विस की खरीद यानी प्रोक्योरमेंट के लिए किया जाता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है कि जीईएम हेल्प डेस्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि खरीदारों और विक्रेताओं की सहायता के लिए शॉर्ट कोड 14550 स्टार्ट किया गया है। कथन 2 है कि इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया और यह 5 अंक के शॉर्ट कोड है। तो यहाँ पर हमारे सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब जो है कि जो जैम पोर्टल है इसका 10वां स्थापना दिवस नई दिल्ली में मनाया गया, ठीक है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं वर्तमान में, और केंद्रीय मंत्री जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने खरीदारों और विक्रेताओं की सहायता के लिए हेल्प डेस्क का एक विशेष देशव्यापी 5 अंक वाला शॉर्ट कोड जारी किया, जो क्या है 14550, इसको जारी किया गया। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही करंट अफेयर्स के इंटरेक्टिव सेशंस के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, दोस्तों इस तरह के प्रश्नों के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, तो हमारे मेहनत को वैलिडेशन के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जो आपको करंट अफेयर से डर लगता है वो डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपका फालतू का समय बर्बाद नहीं करते हैं। हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और इस प्लेटफॉर्म से करें। रोज़ रोज़ करंट अफेयर्स की आपको वीडियो बड़े बड़े चैनलों पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़े से जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, आप लोग यहाँ अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो 3 महीने के अंदर आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो 19 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि भारत भूटान विद्युत सहयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो जो भारत भूटान विद्युत सहयोग संबंध का जो बैठक हुआ है, क्या उसमें हमें जो चर्चा केवल परमाणु ऊर्जा पर केंद्रित रही। तो जो केवल वर्ड आ गया तो इससे आप लोग अस्यूम कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट भी है कि चर्चा में जल विद्युत विकास, सीमा पार विद्युत व्यापार, पारेषण संपर्क और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट लग रहा है। और चर्चा केवल वाले काट दीजिए ना, केवल वाले काट दीजिए, तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो भारत भूटान विद्युत सहयोग संबंध के मतलब संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जो ये बैठक हुई उसमें जो चर्चा की गई वो जल विद्युत विकास, सीमा पार विद्युत व्यापार, पारेषण संपर्क और नवीकरणीय ऊर्जा पे था, ठीक है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। और जो भारत और भूटान के बीच जो द्विपक्षीय बैठक हुई वो नई दिल्ली में हुई, और भारत और भूटान ने विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। और केंद्रीय विद्युत मंत्री अभी कौन है वर्तमान में, मनोहर लाल खट्टर हैं। और जो भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री कौन है, लियोनपो जेम छेरिंग हुई, उनके साथ बैठक हुई। और दोनों देशों ने ये सभी जल विद्युत और इन तमाम चीज़ों पे अपना डिस्कशन किया। और इसमें पुनात सांगछू 1, पुनात सांगछू 2, संकोस और चूखा सहित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं पर कोई प्रगति की समीक्षा की गई। तो इन सभी को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि भारत चीन सीमा मामलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि WMCC की 36वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित हुई थी और यह बैठक में पीओके की स्थिति की समीक्षा की गई। नहीं जी, ये गलत है, हमारा ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है कि WMCC का संबंध भारत चीन सीमा मामलों से है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो यहाँ पे इस पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन से हैं, तो केवल 1 और 3 हैं। तो इन सभी को याद रखेंगे आप लोग। और यहाँ पर जो भारत चीन सीमा मामलों की परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की जो 36वीं बैठक हुई है अभी दिल्ली में आयोजित की गई थी, भारत और चीन के बीच है। और वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की गई, ना कि पीओके की यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की स्थिति की समीक्षा नहीं की गई। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपने जो ये डिस्कशन किया ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
21 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कथन ये है कि कुल 20 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई, नहीं ये गलत है। कुल 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई, तो ये यहाँ पर करेक्ट है। कुल 50, ये बाकी दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, तो जो ऑप्शन बी है वो है, यानी कुल 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई, ठीक है, केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा 15 जजों की नियुक्ति कहाँ की गई, मद्रास उच्च न्यायालय में, ठीक है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय में कितने, 8 किए गए, और कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 किए गए, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 जज की नियुक्ति की गई, ठीक है। और इन 30 जजों में 20 वकील हैं और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। और इन नियुक्तियों को प्रेसिडेंट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कलेजियम के सलाह के बाद मंजूरी दी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि स्वदेशी एआई संचालित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कथन 1 है कि इस तकनीक का नाम ग्रीवा विजन है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल जी यह स्टेटमेंट सही है, इसका नाम ग्रीवा विजन है। और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई सहायता प्राप्त तकनीक है, तो बिल्कुल। और इसका व्यावसायीकरण के लिए यानी कमर्शियलाइजेशन के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने समझौता किया है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसीलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और जो स्वदेशी एआई संचालित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग तकनीक का जो अभी कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, इसमें प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी TDB ने विशाखापत्तनम की एक निजी चिकित्सा उपकरण कंपनी के साथ स्वदेशी एआई संचालित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग तकनीक के साथ व्यावसायीकरण के लिए यानी कमर्शियलाइजेशन के लिए समझौता किया है। और यह समझौता कैंसर से पहले के घाव का शीघ्र पता लगाने के लिए एआई सहायता प्राप्त क्षमताओं से लैस देश में विकसित पोर्टेबल डिजिटल कोल्पोस्कोप ग्रीवा विजन के निर्माण और कमर्शियलाइजेशन में सहायता करेगा। तो इन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग एग्जाम में अवश्य ही अच्छा करेंगे। चलिए यहाँ पर 23वें प्रश्न को डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर जो 23 नंबर प्रश्न है कि वो है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कथन ये है कि इस वर्ष खेलों को प्रमुखता दी जा रही है, इस वर्ष युवा शक्ति को प्रमुखता दी जा रही है, इस वर्ष महिला शक्ति को प्रमुखता दी जा रही है, या इस वर्ष डिजिटल इंडिया को प्रमुखता दी जा रही है। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इस वर्ष युवा शक्ति को प्रमुखता दी जा रही है, ठीक है। और जो 80वां हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह है, इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश की युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी गई। और इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जा रहा है। और इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। और पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहे थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 24 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यहाँ पर कि वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को पुरस्कार या छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी, तो दी गई हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। और अकादमी फेलोशिप के साथ 1 लाख की नगद राशि दी जाती है, नहीं ये गलत है। और अकादमी पुरस्कार के साथ 3 लाख की नगद राशि दी जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो अकादमिक फेलोशिप है उसके साथ 3 लाख की नगद राशि दी जाती है, ठीक है। और जो अकादमिक पुरस्कार है उसके साथ 1 लाख की नगद राशि दी जाती है।
तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। और जो संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार है इस बार प्रेसिडेंट जी ने दिया, तो जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने वर्ष 2025 और 24 के लिए दिया और 115 कलाकारों को दिया, ठीक है। और संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? राव इंद्रजीत सिंह हैं। और जो अकादमी फेलोशिप के सम्मान के साथ 3 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है और अकादमिक पुरस्कार के साथ 1 लाख रुपए नगद राशि और इसके अलावा एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्र दिया जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे आप लोग। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा 25वां क्वेश्चन है वो है भारत नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति यानी जेटीसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है कि जेटीसी का चौथा सत्र नई दिल्ली में संपन्न हुआ, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ठीक है। और जो दोनों देशों ने व्यापार को केवल, ये तो काट दीजिए ना, केवल आ गया, तो दोनों देशों ने नामीबिया में मूल्यवर्धन बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। और दोनों देशों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर? यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि दोनों देशों ने व्यापार को केवल वो मिल जाए तो काट दीजिएगा, ठीक है। कच्चे माल आधारित संरचना तक सीमित रखने पर जोर दिया, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और जो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ। जो भारत नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति है जेटीसी का चौथा सत्र अभी नई दिल्ली में संपन्न हुआ था और इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को कच्चे माल पर आधारित संरचना से आगे बढ़ाकर नामीबिया के भीतर मूल्य संवर्धन की ओर ले जाने पर जरूरत पर बल दिया गया और इस चर्चा को परिभाषित किया गया, समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा? दोस्तों ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशंस के लिए और करंट अफेयर्स की धुआंधार तैयारी के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और मेहनत करते हैं। तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी करंट अफेयर्स का अपडेट आपसे मिस नहीं हो और आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो सके। ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशन के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों इस तरह की जो वीकली करंट अफेयर्स की एक वीडियो आती है हमारी और प्रत्येक वीक आती है, तो इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।